ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। आणि राजस्थानमधल्या घडामोडींविषयी बोलण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत ज्येष्ठ पत्रकार राशिद किडवई। आपण त्यांच्याशी चर्चा करून हे जाणून घेणार आहोत की काँग्रेसमधले युवा नेते, युवा नेतृत्व हे सातत्याने नाराज का होते आणि राजस्थानमध्ये आता पुढे काय होण्याची शक्यता आहे। किडवई सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी माझा में। नमस्कार। नमस्ते। अभी की फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है, सिनारियो ऐसे दिख रहा है कि गहलोत सरकार शायद बच सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो सचिन पायलट की। अब सचिन पायलट नाराज है, वो बैठक में भी नहीं शामिल हुए। क्या कांग्रेस उन्हें मना पाएगी, उनकी नाराजगी दूर कर पाएगी? देखिए, हमें इससे पहले समझना चाहिए कि देखिए हमें तस्वीर का एक पहलू मिलता है। हमें ये पता चल रहा है कि सचिन पायलट नाराज हैं, सचिन पायलट के साथ अशोक गहलोत ने ज्यादती की है, सचिन पायलट को जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसके बराबर स्थान नहीं मिल रहा है, पद नहीं मिल रहा है। लेकिन ये सब चीजें बिल्कुल अलग हैं। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा होता है विधायक किसके पास ज्यादा है, जिसके पास विधायक ज्यादा होंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। अभी स्थिति में जो विधायक हैं वो अशोक गहलोत के पास ज्यादा है। और देखिए प्रॉब्लम ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी यही प्रॉब्लम थी और सचिन पायलट की। ये चाहते हैं कि सूबे में जो इनका क्षेत्र है, इनके जो लोग हैं, चाहे वो एसपी, कलेक्टर, तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग में इनकी बात सुनी जाए और मुख्यमंत्री को लगता है कि उसकी बात सुनी जाए। और यही बात जो है टकराव होता है। तो ये टकराव जो है ये इसमें केंद्र नेतृत्व क्या करे। केंद्र नेतृत्व ने देखिए जब राजेश पायलट जी का निधन हुआ सन 2000 में, तो सचिन पायलट की मां जो रमा पायलट है उनको लोकसभा का सदस्य बनाया दौसा से। और 2004 से सचिन पायलट बार बार चुनाव जीतते, एक बार हारे भी, वो वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इन्हें राजनीति में सब कुछ मिला। एक आम कार्यकर्ता के मुकाबले में सचिन पायलट को और सिंधिया को बहुत कुछ मिला, लेकिन ये हमेशा आप देखिए नाराज नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हाईकमांड को ज्यादा दोष देना उचित नहीं है। जी सर, ऐसी बात है कि कांग्रेस का जो युवा नेतृत्व है, चाहे हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें या हम अभी सचिन पायलट की बात करें या महाराष्ट्र में देखा जाए तो मिलिंद देवरा की बात करें, ये जो युवा नेतृत्व है, यंग ब्रिगेड है, जो राहुल ब्रिगेड भी कही जाती थी, ये आजकल क्यों नाराज हो रही है? और अगर सचिन पायलट भी छोड़ के जाते हैं ऐसा हम माने, तो इससे संदेश क्या जाएगा, मैसेज क्या जाएगा कांग्रेस पार्टी में भी और बाहर भी? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात जो विषम परिस्थिति होती है जब कांग्रेस सत्ता में नहीं है, तब पता चलता है कि कौन आदमी कांग्रेस से कितना जुड़ा हुआ है। अभी आप देखिए कि जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए तो बंबई में मिलिंद देवरा की क्या सक्रियता थी, उसके बाद सरकार बन गई तो अब उनकी आवाज बुलंद हो गई। इसी तरीके से देखिए जो अशोक गहलोत है वो संजय गांधी के समय से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बहुत सारी समस्याओं से जूझे और उसके बाद वो 98 में आकर के पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो हमारे जो ये युवा कांग्रेस के जो नेता हैं जिनकी आपने जिक्र किया, इनमें थोड़ा मुझे लगता है धैर्य की कमी है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके साथ गलत नहीं हो रहा, गलत बिल्कुल हो रहा है, लेकिन ये जो राजनीति है भारत की, इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक गुण होता है, जिसे शरद पवार कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करते हैं। इस समय जो है उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं कि इतने सारे अलाइज हैं, उनको सबको साथ में लेके चलना। तो ये प्रश्न है, ये इनको खुद से पूछना चाहिए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में इन्हें कमी कब नजर आई। वो सन 2004 से सोनिया गांधी सत्ता में आई, तो 2004 से 14 तक तो आपने नहीं सुना कि किसी को कांग्रेस में समस्या हुई। जब से कांग्रेस हारी है, जब विपक्ष में है, तब लोगों को उस कांग्रेस में और लीडरशिप में कमियां नजर आ रही हैं। मुझे लगता है इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए कि जो एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधि चुनाव लड़ता है अपने विरोधी भाजपा जैसी पार्टी के लिए, जिसे वैचारिक मतभेद है, और 18 महीने बाद उसका हृदय परिवर्तन होने लगता है, क्या वजह है? विधायक 5 साल के लिए चुना जाता है, वो क्यों इस्तीफा देकर के दूसरी पार्टी में जाकर के जिसके विरुद्ध वो जीता है वो फिर से उस पार्टी से चुनाव लड़के जीतना चाहता है? मुझे लगता है लोकतंत्र का मजाक है। इसमें कांग्रेस और भाजपा को राजनीतिक दलों से आप मत देखिए, इसलिए लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। जी, लेकिन सर हम कांग्रेस के बारे में सोचे तो मैसेज क्या जाता है? क्योंकि कांग्रेस के यंग लीडर्स है, कोई भी पक्ष यही चाहता है, कोई भी पार्टी यही चाहती है कि जो उम्दा नेतृत्व है वो उभर कर आए,
उन्हें ज्यादा से ज्यादा हम अपॉर्चुनिटी दे। ऐसा ही सिनारियो हर एक पार्टी चाहती है कि वो तैयार हो, एटलीस्ट जनता में वो सिनारियो दिखे। लेकिन कांग्रेस में हम देख रहे हैं, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी ये कह रहे हैं कि पार्टी में क्या हो रहा है, एक के बाद एक जो युवा नेतृत्व वाले सब लीडर्स हैं वो नाराज होते जा रहे हैं। तो इसका संदेश क्या जाता है, क्या संदेश स्प्रेड होता है? संदेश देखिए बहुत खराब जा रहा है। देखिए आप खुद युवा हैं, आप जानती हैं कि युवा होने में एक हौसला होता है, एनर्जी होती है, लेकिन उसके साथ साथ देखिए आज येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं, वो काफी वरिष्ठ है, लेकिन उनको तो कोई भाजपा में हलचल नहीं है क्योंकि सत्ता से लोग जुड़े हुए हैं। मेरा कहना ये है कि इन लोगों की समस्याएं बिल्कुल है। मैं राजनीति में, मैं आपको बहुत सारे, अभी टेलीविजन पे इतना समय नहीं है, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ कि अशोक गहलोत ने इनके साथ साथ क्या क्या गलत किया, लेकिन इनको वो गलत होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि पार्टी छोड़ दे। अगर लोग ऐसे पार्टी छोड़ के जाने लगे तो हमारी राजनीति का स्वरूप ही बदल जाएगा। फिर तो एक ही पार्टी रहेगी, जो पार्टी में सत्ता में उसी तरह सब चले जाए। और देखिए उसमें भी जब कांग्रेस एक थी तब भी कांग्रेस के इतने टुकड़े हो गए, शरद पवार जी क्यों कांग्रेस छोड़ के गए? तो ये एक एडजस्टमेंट की राजनीति होती है। मुझे लगता है कि सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के अगर नेता प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाएंगे तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत गलत बात है। सर, और एक बात है कि कांग्रेस के नेता हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, ये काफी ट्वीट कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल कहा था कि ये क्या हो रहा है, मेरे जो दोस्त है सचिन पायलट, तो उनके साथ थोड़ी नाइंसाफी हो रही है, मुझे भी दुख हो रहा है। कार्ति चिदम्बरम ने भी एक सूचित करने वाला ट्वीट किया था, ऐसे हम बोल सकते हैं। और भी कई वरिष्ठ नेता है जो हमेशा ट्वीट कर रहे हैं। इस 2-3 दिनों में कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि ये क्या हो रहा है हमारी पार्टी में। तो इसका कनेक्शन हम कैसे लगाएं? जी देखिए, उसका कनेक्शन जहां तक कार्ति चिदम्बरम का संबंध है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, सचिन पायलट है, देखिए इन सबको राजनीतिक विरासत मिली है। ये राजनीतिक दल में इवन मिलिंद देवरा, ये सब सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन कांग्रेस पॉलिटिशियन है। अब इनको जो है, इनको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। इन्हें टिकट लेने के लिए, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। ये बाप का इनका नाम था और इनको टिकट मिल गया और ये सांसद बन गए और जनप्रतिनिधि बन गए। तो इन्हें वो जो यात्रा जो करनी होती है कार्यकर्ता को एक सांसद या एक विधायक बनने की, उसमें इन्होंने उतनी मेहनत नहीं करी। तो इनको हर चीज लगता है कि इनके हिसाब से होना चाहिए। देखिए दुनिया इनके किसी भी आदमी के हिसाब से नहीं चलती है, उसको उस चीज को एडजस्ट करना होता है। आज सचिन पायलट 6 साल से राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। क्या कारण है कि आज विधायकों का, कांग्रेस के विधायकों का बहुमत जो है वो उनके साथ नहीं है? आज अगर उनके साथ 50 होते तो आज मैं आपके चैनल पे कह रहा होता कि बिल्कुल जो है सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, सोनिया गांधी गलत कर रही है। जैसे सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ में किया कि उन्होंने अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बना दिया था, जब अजीत जोगी के साथ एमएलए नहीं थे, उस समय विद्याचरण शुक्ला को बनाना चाहिए। तो हम जो राजनीतिक समीक्षा करते हैं, हमें इस बात का एहसास होता है। लेकिन लोकतंत्र की एक सबसे जो फंडामेंटल चीज होती है, बुनियादी चीज होती है कि किसके साथ कितनी संख्या है। अगर किसी के पास 49 वोट मिले और किसी को 51 वोट मिले तो जीतने वाला तो 51 वाला होगा ना। तो इनको किस बात की तकलीफ है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सर, इसका अर्थ, इसका मीनिंग ये ऐसे भी होता है कि जो अभी के युवा नेता है जो कांग्रेस में है, हम फिलहाल कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो जो युवा नेतृत्व कांग्रेस में है उनकी इच्छा आकांक्षाएं कुछ ज्यादा ही है और कांग्रेस पार्टी अभी वो पूरी नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, देखिए महत्वाकांक्षा होना, मैं कोई गलत बात नहीं मानता। राजनीति में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। अगर महत्वाकांक्षा नहीं होती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। आज महत्वाकांक्षा नहीं होती तो आज शरद पवार, शरद राव जो उनका पद है वो नहीं पहुंच पाता। लेकिन महत्वाकांक्षा के साथ साथ देखिए एक चीज देखनी चाहिए, जो हम लोग उसको परे कर देते हैं। विचारधारा बहुत बड़ी चीज है। राजनीतिक दल का एक, जो कांग्रेस और भाजपा नदी के जैसे दो किनारे हैं जो आपस में नहीं मिलते हैं। कोई आदमी जो एक अपनी राजनीतिक दल छोड़ के दूसरी दल ज्वाइन कर रहा है और वही भाजपा जैसी, या भाजपा को कोई आदमी अगर कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है तो इसके लिए बड़ी साहस की जरूरत होती है। और मैं नैतिक साहस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको बिल्कुल, आप जनादेश को उल्टा कर रहे हैं, आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं और इससे देश के लोकतंत्र को सावधान होने की जरूरत है। देखिए दल बदलना, किसी की सरकार बने, दल बदलना कोई स्वागत योग्य बात नहीं होती है, ये चीज समझनी चाहिए। तो कांग्रेस में बहुत बेहतर, देखिए मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी को खुद या तो कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए या चुनाव कराने चाहिए। देश में कांग्रेस की में जो है पूरी जो उनका राजनीतिक संकट है वो बहुत कुछ उनकी लीडरशिप की वजह से वो, लेकिन वो सुधार के लिए अंदर मैकेनिज्म है। क्यों वो, जैसे अर्जुन सिंह ने नरसिम्हा राव के खिलाफ दस्तखत जमा किए थे और उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया था, क्यों नहीं कर रहे? देखिए हर जगह एक मैकेनिज्म होता है। जैसे
करने का, एक अपनी बात उठाने का करना चाहिए। आज क्या वजह है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज क्या वजह है कि कांग्रेस में जो हमें विरोधी स्वर नजर आते हैं वो संजय झा और शहजाद पुनेवाला से नजर आते हैं? क्यों कपिल सिब्बल कांग्रेस के फोरम पे बात नहीं करते? जी। जो बड़े लीडर हैं उनको क्या, भाई देखिए कांग्रेस में कोई उनको अगर कोई निकाल दे कि आपने बात हमारी ऐसी बात करी और आपको निकाल दे तो गलत बात है। आज संजय झा को लोग समर्थन कर रहे हैं। तो जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो राजनीतिक दल से आप जुड़े हैं उसकी जो मर्यादा है या जो उसकी जो सीमाएं हैं, जो उसकी लक्ष्मण रेखा है, उस पर तो आप कायम रहें। सर अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है हम शायद बता नहीं पाएंगे 100% कि राजस्थान में आगे चल के क्या होगा, लेकिन जो मध्य प्रदेश में हुआ वो राजस्थान में ना हो, इसलिए कांग्रेस को अब क्या करना चाहिए? देखिए अभी आप समझना चाहिए कांग्रेस विपक्ष में है, जो केंद्रीय नेतृत्व है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनको किसी राज्य में क्या हो रहा है उसका क्या माध्यम है? एक तो मुख्यमंत्री बताता है, मुख्यमंत्री आके बता रहा है कि सब भाजपा हमारा सरकार को पलटने की कोशिश कर रही है और ये लोग उसमें सम्मिलित है, ये टेलीफोन कॉल है और ये मैं इंक्वायरी करा रहा हूँ। दूसरा होता है जो कांग्रेस का महामंत्री होता है, जो जनरल सेक्रेटरी, उसकी रिपोर्ट होती है। तो कांग्रेस के पास कोई, सोनिया गांधी के पास कोई इंटेलिजेंस नेटवर्क तो नहीं है। और सोनिया गांधी को देखिए बैलेंस बना के चलना होता है, क्योंकि अशोक गहलोत वरिष्ठ हैं, वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, विधायक उनके साथ हैं, या जैसे कमलनाथ थे, तो दूसरे पक्ष को लेके वो कमजोर हो जाता है। अब दूसरा पक्ष अपने विवेक से दूसरे दल में चला जाता है या क्षेत्रीय पार्टी बनाने के लिए कहता है, तो उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या कर सकते हैं? देखिए उनकी एक सीमाएं हैं, वो किसी को, कांग्रेस के पास कोई ऐसे साधन नहीं है, क्या दे सकता है? देखिए 6 साल से वो प्रदेश अध्यक्ष है, उप मुख्यमंत्री है, इससे ज्यादा कांग्रेस उन्हें क्या दे सकता है? उनकी मां सांसद रह चुकी है, उनके पिताजी सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, पूरी राजनीतिक विरासत उनके पास में है। अब आज अशोक जी जो है वो 70 साल के हो गए हैं, उसके बाद में जो है सचिन पायलट ही वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे, सिंधिया जी मध्य प्रदेश संभालते। लेकिन मैं उनके उसके ऊपर देखिए मॉडल जजमेंट नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं उन्हें राजनीति करनी है तो उनका बिल्कुल हक है, लेकिन फिर उसमें आदर्श और मोरालिटी की बात ना करें। जी। सर अभी ऐसे भी खबर आ रही है कि राहुल गांधी पिछले 2 दिनों से सचिन पायलट के साथ कांटेक्ट में हैं, उनकी शायद बात भी हो चुकी है। अभी प्रियंका गांधी भी शायद बीच में बात करने वाली है, या कैसे वो कम्युनिकेशन होने वाला है ये तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी भी शायद ये सब अपडेट्स ले रही है। तो इन दोनों की मध्यस्थी कुछ काम कर सकती है, कुछ अलग नतीजे दिख सकते हैं? ये दोनों मिलके सचिन पायलट की जो नाराजगी है क्या वो दूर कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए प्रियंका का खासतौर से महत्व है। पिछली बार भी जब मुख्यमंत्री का जो झगड़ा हो रहा था 2018 में, उसमें भी प्रियंका का बहुत बड़ा रोल था। वो सचिन पायलट को अपनी गाड़ी में बिठा करके सोनिया गांधी के घर ले गई थी, उनको समझाया था कि देखो अभी उम्र तुम्हारे साथ है, तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, उप मुख्यमंत्री बन जाओ। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी का जरूर इसमें एक योगदान रहेगा, लेकिन बात वहीं के ऊपर आती है कि अगर सचिन पायलट ने अपना मन बना लिया, जो कांग्रेस अध्यक्ष पुराने थे सीताराम केसरी, वो हम लोगों से कहा करते थे कि अगर किसी के मन में, किसी के हृदय में कमल का फूल खिल जाए तो उसे कैसे रोक सकते हैं। देखिए उस समय केसरी जी के समय में भी कांग्रेस कमजोर थी। जब कमजोर कांग्रेस होती है तभी, जब मतलब सत्ता में नहीं होती है, तब लोगों को भाजपा या दूसरे दल बड़े अच्छे लगते हैं। ये एक बड़ा मौलिक प्रश्न है जिसका जवाब ये जो भगोड़े हैं इनको देना चाहिए कि क्या कभी आपने सुना है कि सत्ताधारी पार्टी से आज भाजपा से क्यों छोड़ के कोई नहीं जा रहा? क्योंकि सत्ता का सुख है। तो ये आज जो कांग्रेस कमजोर है उसका एक कारण बहुत बड़ा ये है कि एक लोग लोभ में आ रहे हैं, और अगर राजनीति में वो लोभ में आ रहे हैं तो उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। देखिए हो सकता है आपको लग रहा है मैं बड़ी आदर्शवादी बात कर, लेकिन आदर्शवादी बात नहीं है। ये एक डेमोक्रेसी का फंडामेंटल है कि जिसके पास नंबर है वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा। जी, ये तो सही बात है। बीच में हम इस बारे में बात कर रहे थे कि कांग्रेस का जो युवा नेतृत्व है वो थोड़ा सा नाराज है। सर ये आपने भी हाईलाइट किया है कि ऐसे होता ही रहता है कि जो वरिष्ठ नेताएं रहते हैं और जो युवा नेतृत्व है, हमें बैलेंस करना पड़ता है, किसी भी पार्टी को बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस के बारे में हर बार ये चीज सामने आती है कि वो बैलेंस ठीक तरीके से साधा नहीं जा रहा है, और फिर कांग्रेस क्यों नहीं ये गुत्थी सुलझा पा रही है कि वरिष्ठ नेताओं के साथ हमें क्या करना है और उनके साथ हमारी जो यंग ब्रिगेड है उन्हें कैसे मिक्सअप करना है। ये कंफ्यूजन अभी तक बना हुआ क्यों है कांग्रेस में? देखिए मेरे पीछे अगर आप देख सकें तो एक किताब रखी है, उस किताब का टाइटल है डायनेस्टी, और राजनीति के ऊपर है।
देखिए, ये जो डाइनेस्ट है, मतलब जिनके बाप दादा माँ और या रिश्तेदार राजनीति में रहे, उन्हीं को जो है इतनी ज्यादा क्यों, ये हम उनको युवा से क्यों आइडेंटिफाई करते हैं? देश में आज लाखों करोड़ों युवा जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिनका कोई जो ठोकरे खा रहे हैं, जिनका कोई भविष्य नहीं है, ना जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, ना विधायक बनते हैं, ना उन्हें कोई पद मिलता है। तो हम जो मीडिया में हम सिर्फ डाइनेस्ट की बात करते हैं, जो रिच और फेमस है, उनकी हम बात कर रहे हैं कि उनको कष्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनको कोई कष्ट नहीं है, उनको सारे पद मिले हैं, उनकी महत्वाकांक्षा है, उनकी एक राजनीतिक लड़ाई है। आज राहुल गांधी एक पिटा हुआ मोहरा है, तो उसको हम बिल्कुल, हमारा हक बनता है कि हम उसको क्रिटिसाइज करें, लेकिन आप उनके पॉइंट ऑफ से देखिए कि उन्होंने इतना इनमें पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट किया है। सचिन पायलट का कोई राजनीति में रोल नहीं था। वो जब राजेश पायलट जी की जो सड़क दुर्घटना में गुजर गए, उसके बाद उनकी मां को सांसद बनाया गया, और उसके बाद सचिन पायलट को सांसद बनाया गया, और उसके बाद सांसद भी बहुत सारे लोग बने थे 2004 और 9 के बीच में, लेकिन सचिन पायलट को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। अब एक ऐसा आदमी जिसका पेट भरा है और वो कहे कि वो भूखा है, और अगर हम मान ले कि हाँ देखो वो कितना भूखा लग रहा है, तो ये हम सबके विवेक के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। जी सर, हमें पता नहीं अभी कि सचिन पायलट आगे कौन सी स्टेप लेने वाले हैं, वो आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हाल ही में बहुत ही रिसेंटली वो भाजपा में प्रवेश कर चुके हैं, आपका क्या निरीक्षण है? आपको क्या लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में जाके संतुष्ट है, समाधानी है? उनका उचित सम्मान हुआ है क्या भाजपा में? मुझे लगता है वो बिल्कुल संतुष्ट होंगे, क्योंकि देखिए वो बात एक बिल्कुल आप याद रखिए कि 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, वो गुना से चुनाव हार गए थे, और एक अपने कार्यकर्ता से, जो उनका कार्यकर्ता था, वो भाजपा में चला गया, और भाजपा में अमित शाह ने उसको टिकट दिया और वो जीत गया, केपी यादव। और तो उससे सिंधिया जी जो थे वो बिल्कुल हिल गए। उनका जो एक पूरा एक जो था कि सिंधिया परिवार और गुना जैसी सीट पे जैसे उनकी दादी जीती थी, उनके पिता जीते थे, और वो चुनाव हार गए, तो उनका आत्मविश्वास हिल गया था। उस आत्मविश्वास हिलने के चक्कर में उन्होंने अपने से ज्यादा अपनी पार्टी को और अपने नेताओं को दोषी माना, और वो भाजपा में चले गए। अभी भाजपा में उनका, आप जैसे जानती हैं, बहुत अवभगत हो रही है, सम्मान हो रहा है, उनके बहुत सारे मंत्री भी बन गए मध्य प्रदेश सरकार में, उनको भी केंद्र में मंत्री बनेगा। लेकिन आप मेरी बात का ये स्मरण करिएगा, आप युवा हैं, आपको और ज्यादा ध्यान रहेगा कि ये जो जिस माइंडसेट से गए हैं, ये माइंडसेट उनको भाजपा में बहुत ज्यादा दिनों तक सुखी नहीं रहने देगा, क्योंकि हर राजनीतिक दल की एक मर्यादा होती है, परंपराएं होती है, लक्ष्मण रेखा होती है। अगर मैं शब्द आप में हावी हो जाएगा तो मैं कहीं लगेगा। आप खुद भाजपा को देखिए, मैं नहीं गिराना चाहता, राकेश अडवाणी, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी जैसे पता नहीं कितने नेता जो बहुत बड़े बड़े नेता थे, आज वो कहाँ है, उनकी क्या हैसियत है? राजनीति में देखिए सब चीजें पलट के आती हैं। जी सर, हम हमेशा ऐसे कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स। हम सिंधिया फैमिली के बारे में सोचे या फिर पायलट फैमिली के बारे में सोचे, राजेश पायलट हो या फिर माधवराव सिंधिया हो, दोनों अपने अपने पक्ष से नाराज थे, कांग्रेस से नाराज थे, लेकिन उन्होंने अपना खुद का पक्ष तो स्थापन नहीं किया, लेकिन वो नाराज थे, वो वोकल भी थे इस नाराजगी को लेके। तो अभी हिस्ट्री रिपीट हो रही है। बिल्कुल, देखिए वो उन लोगों को जो है लोगों को ऐसा मानना है, बहुत से लोगों को कांग्रेस में भी, कि माधवराव सिंधिया जी को, राजेश पायलट को वो स्थान नहीं मिला जो उन्हें मिलना था। जब वो आज जिंदा होते, आज 70-75 साल की उम्र में होते, तो वो आज नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को एक चुनौती बहुत अच्छे तरीके से दे सकते थे, जैसे राहुल और सोनिया के मुकाबले में बेहतर ढंग से दे सकते थे। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन राजनीति में कोई इफ और बट ये सब चीजें नहीं होती है। सच्चाई आज ये है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और देश में भाजपा का डंका बज रहा है। अब उसके खिलाफ अगर आपको एक वैचारिक रूप से या एक दल के रूप में आपको उसे चुनौती देनी है, तो खड़ा रहना पड़ेगा। महाराष्ट्र उसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि महाराष्ट्र में कैसे शिवसेना जो अपमानित महसूस कर रही थी, जिसको अस्तित्व को लेकर चिंता हो रही थी, जितनी भाजपा महाराष्ट्र में बढ़ रही थी, और उसने दांव खेल करके एक ऑल्टरनेट बनाया, और अपने जो उसके विरोधी थे शरद पवार की पार्टी जनता और कांग्रेस, उसके साथ अलायंस बना करके सरकार बनाई। तो देखिए विकल्प ढूंढा जा सकता है। हमारे जो इस पीढ़ी के जो युवा नेता हैं, वो मेरे ख्याल से विकल्प के बजाय वो एक बैंड वैगन है कि वो जीते हुए के साथ जाना चाहते हैं। तो इससे मुझे लगता है लॉन्ग रन में कोई फायदा नहीं होगा।
सर वक्त काफी कम है, लेकिन एक छोटा सा सवाल आखिर में पूछ लेती हूँ कि जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो शायद राजस्थान में हो सकता है, वो क्या महाराष्ट्र में भी हो सकता है आगे आने वाले दिनों में? देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना से थोड़ा भाजपा घबराती है, क्योंकि शिवसेना उनकी सहयोगी भी रह चुकी है। शिवसेना एक उग्र किस्म की पार्टी है, एक उनके उग्र मतलब हर तरीके से, और एक उनका एक राजनीतिक लीडरशिप बहुत अच्छी है। तो उसके साथ कोई जो कहते हैं कोई पंगा लेना मतलब अच्छा नहीं समझते, तो सोच समझ के वहां पर कदम उठाया जाएगा जब भी ऐसा कोई परिवर्तन आएगा। मुझे लगता है अभी तो वहां की सरकार, क्योंकि उद्धव ठाकरे का एक अपना व्यक्तित्व है और खासतौर से मुंबई में तो उनका बड़ी असर भी है, तो मुझे लगता है भाजपा वहां सत्ता पलटने में बहुत ज्यादा सतर्क रहेगी और ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, शरद पवार की जब तक वो है राजनीतिक रूप से एक्टिव, मुझे लगता है वो एक मैग्नेट है तो पूरा जोड़े हुए, क्योंकि अगर शरद पवार नहीं होते तो ये अलायंस अभी सरकार भी नहीं बनती। राशिद सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए और जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मुझे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। हमें भी, थैंक यू।